गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 15 अक्टूबर एंड डे है फ्राइडे। अच्छा, सबसे पहली बात कि कल मैंने काफ़ी सारे इनपुट्स लिए थे आपसे। तो पहला इनपुट तो कल वीडियो के अंदर ही था कि आपको जो है आप सिविल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन करें तो आपको जो है मेरे को नीचे कमेंट के अंदर बताना। तो एक पर्सन ने बोला था कि हाँ वो कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने नो बोला था। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो थोड़ा मुझे अपने चैनल का जो कंपोजिशन है वो सिविल सर्विसेज का कम लगता है। मुझे लग क्यों रहा था ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ तो वही मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा हो सकता है। बट वो ठीक है, मेरे को तो चल गया। दोस्त से अगर मेरे को कुछ चेंजेस लाने होंगे तो मैं ला पाऊँगा। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड दूसरी बात यह है कि मैंने कल एक अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी एक पोल डाला था कि आर यू यूजिंग लिंक्डइन। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने 60% के आसपास येस बोला था। तो अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो मेरे साथ कनेक्ट ज़रूर करें, आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। बुल्स कंटिन्यू टू स्के। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह, कल एक दो मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है इससे रिलेटेड मतलब एक ही पर्सन था जिसने 2-3 कमेंट्स करे थे। काफ़ी मेरे को कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लगे, अच्छे कमेंट्स लगे। तो उसके अंदर पहली एक बात थी कि मेरे को जो है ये पूरी वीडियो बनाते टाइम, ये एक आर्टिकल के बारे में बात करते टाइम उसकी एक वीडियो में कन्वर्ट कर देना चाहिए, सिर्फ एक आर्टिकल की एक वीडियो। तो मतलब ये तो थोड़ा सा पॉसिबल मेरे को नहीं लगा, तो ये तो हम नहीं कर रहे। और दूसरा एक था कि इसी से रिलेटेड कि एक आर्टिकल पढ़ाते टाइम आपको थोड़ा सा वो नहीं करना है, जैसे मैं ऐसे करते रहता हूँ, यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए। मैंने खुद भी देखा कल वीडियो में जाके, तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को भी समझ में आ गया। ऐसे रख के और मेरे को फिर पूरे आर्टिकल के बारे में बात कर लेनी चाहिए, जैसे मैं फर्स्ट आर्टिकल का भी रेफ़र कर रहा हूँ। तो हमने जो है यहाँ पे ये भी अब मैं करने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो से। तो अगर आपको और भी कुछ ऐसा सजेशन लगता है तो आप जो है नीचे कमेंट करें। और अगर आपको मतलब ये देखना है तो आप कल की वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इसमें बुल्स कंटिन्यू टू स्केल न्यू हाइज, सेंसेक्स टॉप्स 61,000। तो अभी सितंबर 24 को मैंने एक न्यूज़ आपके लिए पढ़ी थी, मतलब वो अगले दिन आई थी पेपर के अंदर, सितंबर 25 को आई थी कि सेंसेक्स जो है 60,000 को क्रॉस कर चुका है। और सेंसेक्स आज मतलब कल 61,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। पिछले 20 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है कि 1K पॉइंट्स इसने गेन कर लिए BSE ने। और यहाँ पे क्या होता है कि अब जब भी हम गेन्स की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम ऐसे टॉप हाइज की बात करने लगे। निफ्टी भी अपने हाई पे चला गया, क्लोजेस एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 18,338। अभी 18,000 क्रॉस हुआ था 2-3 दिन पहले सिर्फ, पहली बार। तो अभी 18,300 भी क्रॉस हो चुका है। तो खैर यहाँ पे यह है कि अगर हम ऐसी जो फ्रीक्वेंट हाइज़ की बात करते हैं, ऑल टाइम हाइज़ की, तो इसके अंदर एक आपका पॉइंट बनता है कि जो किस तरह के स्टॉक्स से रिलेटेड ये आपका हाई रहा है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया स्टॉक इंडाइसेस कंटिन्यूड देयर बुल रन ऑन थर्सडे लेड बाय बैंकिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। कि जो सबसे ज़्यादा राइज किन स्टॉक के प्राइसेस के अंदर आया है, जिसकी वजह से आपका टोटल इंडेक्स है वो बढ़ा है। तो इस तरह से बेसिकली होता है आपका। तो यहाँ पे जो सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे, जो 61,000 क्रॉस किया, वो कैसे किया है कि आपका बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स जो है उनकी वजह से मेनली यहाँ पे किया है। और अगर आपने कल देखा हो तो BSE वालों ने कल सेलिब्रेट भी किया था इस चीज़ को। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया। और सेंसेक्स के जो मेन गेनर्स हैं, गेनर्स वाली कंपनी, मतलब जिनके स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़े हैं, और लूजर्स वही आपके कितने शेयर प्राइस से गिरा है। तो हमने जो यहाँ पर ये भी देख लिया है। निफ्टी सेक्टोरल परफॉर्मेंस। निफ्टी सेक्टोरल परफॉर्मेंस मतलब कि सॉरी, निफ्टी का मतलब कि इंडेक्स और इसके अंदर जो नेम है, यानी कि बैंक, निफ्टी बैंक, मतलब निफ्टी बैंक के अंदर कोई 12 स्टॉक्स हैं, वो सारे बैंक्स के। तो जो टॉप इंडिया के बैंक्स हैं वो इस निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं। निफ्टी मेटल, फिर निफ्टी PSU, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फिनसर्व। तो इस तरह से बेसिकली सेक्टर के इंडेक्सेज हैं। जैसे निफ्टी बैंक हो गया तो उसके अंदर बैंकिंग का पूरा सेक्टर आ गया एक तरह से। तो इसके अंदर कितना कितना लेवल इंक्रीज रहा है तो ये यहाँ पे बता रखा है। ये हमने देख लिया पूरा। अगर आप चाहें तो ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर ज़्यादा कुछ इसके अलावा नहीं बचता है। तो हमने ये कवर कर लिया। और ये आगे जो रेड लाइन के अंदर लिखा हुआ है बड़ा सा, रिटेल इन्वेस्टर्स IT अर्निंग्स ड्राइव रैली। तो बहुत बेसिक सी बात है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो आप सभी को पता है कि जैसे आप और मैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे अमाउंटों में इन्वेस्ट करते हैं, बट अपनी डोमेस्टिक सेविंग्स जो पहले स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जा रही थी वो वहाँ पर जाती है, नई सेविंग्स जाती है मार्केट के अंदर। तो वो प्लस आपका IT स्टॉक्स दोनों ने मिला करके जो है ड्राइव रैली, मतलब दो उनकी वजह से रैली आई आपकी। और जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था कि जो मेरे को अपनी जो इमेज है, आर्टिकल है, उसको स्टेबल रखना चाहिए। अगर मतलब ये उसका मीनिंग ये नहीं था कि मुझे ऐसे ही रखना चाहिए, कुछ और था कि मुझे ऐसे क्रॉप करके सिर्फ एक इमेज की तरह प्रेजेंट करके कि इसके अलावा कुछ ना दिख रहा हो, ऐसा कुछ करके करना चाहिए। तो वो भी आप नीचे कमेंट, मुझे कंफ्यूज था उसमें ना, कन्फ्यूजन था। तो अगर आपको जो जिस पर्सन ने कमेंट किया था, अगर आप उनको अब ये पहला आर्टिकल जैसे मैंने कवर किया है, अगर ये ठीक लग रहा हो तो नीचे ज़रूर बताएं एक बार।
स्टार्ट करते हैं सेकंड पे। टाटा पावर लुकिंग टू रेज 500 मिलियन फॉर रीन्यूएबल्स यूनिट। बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है। रीन्यूएबल्स यूनिट का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब टाटा पावर के अंदर वैसे मैंने खुद एनालिसिस कभी किया नहीं है, बट यहाँ पे सिंस वो 500 मिलियन रेज करने की बात करें तो मैं भी एनालिसिस करूँगा आज, और आप भी ज़रूर करें। आपको जो भी डेटा मिलता है इसके मनी कंट्रोल पे, screener.in वगैरह वगैरह पे, तो आप जो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप ज्वाइन करके उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको एनालिसिस कंपनीज़ का करना शुरू करना है, जैसे आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते वगैरह हैं, तो आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड करते हुए उसको एनालिसिस कर सकते हैं, टाटा पावर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने जो ये देख लिया। अब यहाँ पे हुआ कि बेसिकली जो इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि किससे पैसा रेज़ करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार जूम कर रहा हूँ वापस से अभी के लिए, ये नहीं करते हैं छोटे, आज थोड़ी सी हैबिट पड़ेगी फिर। ये आपका टॉक्स ऑन CPPIB GIC बल्ज ब्रैकेट फंड्स फ्रॉम US एंड SWFs फ्रॉम गल्फ। तो CPPIB का मतलब है यहाँ पर कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। मैं आपको एक बार नाम पढ़ देता हूँ, सिर्फ आपको फुल फॉर्म से कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट फिर भी एक बार नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका GIC मतलब है, यहाँ पर मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ सारे नाम, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड आपका बल्ज ब्रैकेट फंड फ्रॉम US, और मतलब इसके अंदर कोई फुल फॉर्म नहीं है। और फोर्थ है आपका SWF, दैट इज़ सोवरेन वेल्थ फंड फ्रॉम गल्फ। गल्फ मतलब गल्फ कंट्रीज़, जैसे जो सऊदी अरेबिया के आसपास हैं वो वाली कंट्रीज़। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, आप इन सभी के अंदर देखेंगे क्या है कि एक कंपनी या एक किसी रीजन का नाम है। जैसे GIC मतलब आपका सिंगापुर के अंदर वो हो गया, आपका US तो US ही हो गया, फर्स्ट के अंदर कनाडा हो गया, सेकंड जो लास्ट है उसके अंदर गल्फ कंट्रीज़ हो गई। तो इन ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो पावरफुल गवर्नमेंट है ये इन्वेस्ट करती है लोगों के अंदर, चीज़ों के अंदर और गवर्नमेंट्स के अंदर। तो इस तरह से बेसिकली है आपका। अब मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट कवर करता हूँ साइड में ले जाके। क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट तो लोन लेती है क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर जो है उसके रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के। बट होता क्या है कि अगर मान लेते कोई पावरफुल इकोनॉमी है तो उसके एक्सपेंडिचर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कम हो जाते हैं जितना उसका रेवेन्यू है, उसका टैक्स का रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो भी चीज़ें हैं वो सब मिला के आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो गैप है अगर वो अच्छा खासा है तो वो गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं एक्सपेंडिचर करूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट करूँ मैं, ताकि मेरा पैसा ग्रो हो किसी तरह से और मैं और ज़्यादा वेलफेयर के लिए उसको एक्सपेंडिचर कर पाऊँ। तो यहाँ पे इस तरह से वो क्या करेंगे, अब इसको उनको अगर पैसे को ग्रो करना है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको बहुत सारे अवेन्यूज़ ढूंढने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ में बहुत जो मेजर चलता है वो होता है कि आप दूसरी किसी कंट्री को लोन दे दें। तो दूसरी कंट्री को, क्योंकि एक मतलब जैसे हमारी इकोनॉमी है वो लोन लेती है, वो लोन कहाँ से आएगा, वो भी ऐसे ही किसी इन्वेस्टर से आएगा जो बहुत ही बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर सके। और कोई प्राइवेट सेक्टर जनरली गवर्नमेंट को लोन इतना बड़ा देता नहीं है, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम से कम नहीं देता है। तो बेसिकली इस तरह से आपका, अब यहाँ पे मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हैं कि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने का इनके पास, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है या ठेका है, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट के फंड्स को जो है चैनलाइज करती है ताकि वो ढंग से इन्वेस्टमेंट हो सके। और अगर ऐसी कंट्रीज़, मतलब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का पैसा लगा रही हैं, वो ऑब्वियसली बात है थोड़े सेफ खेलती हैं। तो सेफ खेलने वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर टाटा पावर के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी, पहली बात तो उसकी वैसे भी उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, दूसरी बात उसकी जो ग्लोबल गुडविल है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टाटा पावर, मतलब मुझे तो नहीं लगता था कि खुद बाहर के भी किसी को ज़्यादा नाम पता होगा। TCS का पता होता है क्योंकि उसके क्लाइंट्स ही बाहर हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से बेसिकली आपका 500 मिलियन की फंडिंग इन्होंने सबसे मिला करके रेज़ करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। और इनका जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि IPO भी इनका आने वाला है, मतलब उससे पहले ये इतनी फंडिंग रेज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने जो यहाँ पर ये पूरा देख लिया, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं पूरा। और मतलब इसके आगे जो पेपर है वो पेज नंबर 6 पर इसके बारे में थोड़ा सा और है, तो वो भी आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। TCS इन्फोसिस प्लान पावर बैकअप अमिड कोल सप्लाई वरी। बहुत बेसिक यूनिट्स मैं पहली बार आर्टिकल की वो सही कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, अब मैंने थोड़े दिन पहले ही हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी एक पेपर के अंदर, एज इट इज़, मतलब मेरे ख्याल से शायद परसों का ही पेपर था या मंडे का पेपर था, लो कोल स्टॉक्स एट इंडियाज़ थर्मल पावर स्टेशन। तो मेरे हिसाब से आपको याद भी आ रहा होगा अगर आपने ये कवर किया था। हुआ तो क्या था कि गवर्नमेंट ये बात करने वाली थी कि थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर जो कोल की सप्लाई कम हो रही है उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से बेसिकली क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट किसी के बारे में बात करती है तो वो न्यूज़, मतलब उसके बारे में कुछ सोल्यूशन होना हो, बट वो चीज़ बाहर फैल जाती है। तो अगर मान लेते हैं जैसे मेरी कंपनी है, मेरे को कोल चाहिए ही चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए,
तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट मेरे मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट कोल से बना रही है, और गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि मेरे पास कोल की थोड़ी कमी हो रही है। और मान लेते हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरे बहुत टॉप क्लाइंट्स हैं, मतलब मैं मान लेते हैं कि मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट तो बोल रही है कि बस कोल की कमी होने वाली है, और आपके पास आपका तो काम बिजली का कोल से चलता सारा। तो वो क्या बोलेंगे कि आप थोड़ा सा कोल का सप्लाई अपने खुद के पास रख लो, ताकि अगर इमरजेंसी होती है तो आप खुद की बिजली बना पाओ और हमारा काम ना रुके, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि उनका काम ना रुके। तो यहाँ पे पूरा घुमा फिरा के हो ये रहा है कि टीसीएस और इन्फोसिस, जिनके बहुत ही मेजर क्लाइंट्स जो है वो इंटरनेशनल है, बाहर की कंट्रीज, यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर है, एक्सेट्रा, तो वो जो है दुबई वगैरह के अंदर, तो वो जो है वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप जो है पावर बैकअप रखें। अगर कोल सप्लाई की वरी हो जाती है, कोल सप्लाई वरी मतलब वही कि आपका कोल सप्लाई गवर्नमेंट शॉर्ट कर देती है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रही है, तो कैसे बनाओगे आप? तो आपको खुद की बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा काम कम से कम ना रुके। इस तरह से पूरा यहाँ पे घुमा फिरा के बोला हुआ है। आईटी कंपनीज आज सीनियर एग्जीक्यूटिव टू बी रेडी बैकअप प्लान, ये पूरा जो है इसके ऊपर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर मैंने आपको पूरा बता दिया। कोल क्राइसिस रिपोर्ट्स लीव ग्लोबल क्लाइंट्स वरीड, बहुत भी मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल क्लाइंट्स जो है इन कंपनीज़ के वो वरीड हैं इसको लेकर कि कोल क्राइसिस हो गया तो हमारा काम कैसे चलेगा। हमने जो ये पूरा देख लिया पर आगे चलते हैं। कंज्यूमर गुड्स डिमांड राइजेज अप टू 15% इन नवरात्रि। बहुत बेसिक सी बात है, वैसे तो आपको पढ़ के समझ में आ रही होगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल में बहुत कम दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली कि वही कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं आपके, कंज्यूमर गुड्स के अंदर मेनली आपके आते हैं रेफ्रिजरेटर्स जो है, वाइट गुड्स आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह, और जो खाने वाली चीज़ें वगैरह होती हैं, आपका पूरा राशन का जो चीज़ें हैं वो सब जो चीज़ें हैं, और आपकी कुछ स्टेशनरी वाली चीज़ें, होम यूटेंसिल्स, और आपकी यूटिलिटी वाली चीज़ें, वो सब जो चीज़ें हैं वो सब कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। एफएमसीजी का अगर आपको बताओ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो पूरी इंडस्ट्री भी इसके अंदर ही आती है। मैंने आपको एक बार डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि इसके अलावा न्यूज़ के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बहुत बेसिक सी बात है, नवरात्रि का सीज़न आ रहा है आपका, दिवाली आने वाली है, दशहरा आज है ही, हैप्पी दशहरा टू यू वो भी। और ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आपका सेंटिमेंट तो बढ़ती है मार्केट के अंदर, डिमांड तो बढ़ती है चीज़ों की, और लोगों को बोनसेस मिलते हैं, सैलरीज वगैरह मिलती हैं अच्छी, तो जो है डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो वही जो है घुमा फिरा के डिमांड 15% के आसपास तक बढ़ ही गया आपकी इन प्रोडक्ट्स की। तो वो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, डिमांड हायर एट प्रीमियम एंड अक्रॉस प्रोडक्ट्स। अगर जैसे ये बहुत ही मेजर पॉइंट हो सकता है फ्यूचर के अंदर, बट अभी के लिए इतना कोई मेजर पॉइंट नहीं है। क्या है पॉइंट का लॉजिक, क्या है कि जैसे अगर कोई प्राइस है, मान लेते हैं स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन 10,000 का भी मिलता है, आप सभी को पता है, 20,000 का भी मिलता है, और 2 लाख का भी मिलता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख के आसपास मान सकते हैं, 2 लाख मानते हैं। तो यहाँ पे जो है डिमांड है वो कंसनट्रेटेड होती है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कंसनट्रेटेड है आज के टाइम पर जो प्रीमियम सेगमेंट है, जैसे यहाँ के आसपास जो है डिमांड सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड, इस तरह से डिमांड है आपकी कि यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है थोड़ी सी बढ़ रही है मान लेते हैं, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है डिमांड का। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, जो फ्यूचर के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मतलब मैं फ्यूचर के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपको ये जानना है, तो अगर आप मान लेते हैं फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा बहुत ही चेंज होने वाला ट्रेंड आ जाता है कि लोग सस्ती चीज़ों को ले ही नहीं रहे बिल्कुल भी, सिर्फ हाई एंड गुड्स को ले रहे हैं, तो मतलब अगर ऐसा हो सकता है तो वो पूछ लेते हैं कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी। तो आपको फिर ये वाली जो नवरात्रि का पूरा सीज़न था 2021 का, ये ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल के अंदर होगा, 5-6 साल 10 साल के अंदर हो सकता है। तो आपको जो है नवरात्रि ऑफ 2021 ऐसे कोट करना पड़ेगा, अक्टूबर या सितंबर ऑफ 2021 ऐसे कोट करना पड़ेगा। तो जो हमने इस तरह से देख लिया यहाँ पर। अब आगे चले तो आपका ATM मार्केट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। बहुत ही अच्छा, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी बार बताया है वैसे तो, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट पेज कवर कर लिया, यहाँ पे आपको सेकंड पेज दिख रहा होगा ये वाला, प्योर पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ होती है, इसके 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, सेकंड पेज ये वाला और थर्ड पेज ये वाला, थर्ड पेज। तो हमने जो है थर्ड पेज और सेकंड पेज छोड़ दिया। अब इसके बाद फोर्थ पेज पे ये आपका टाइम्स सोलमेट, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, मेरे को बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और फिफ्थ पेज के ऊपर चलेंगे ET मार्केट्स के ऊपर, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात बता दूँ, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में हमने कभी बात की थी, इसके अंदर मैं आपको सारे बताए थे कि MSCI वाले इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है, और निक्की, कोस्पी वगैरह सारे टाइम्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमने सारे इंडेक्सेस की बात डिटेल में करी हुई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली सारे ही इंडेक्सेस आप देखेंगे पॉजिटिव के अंदर है, कोई 1%, कोई 1.5% बढ़ा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। ये कभी कभी देखने को मिलता है कि सारे ही इंडेक्सेस आपके पॉजिटिव के अंदर हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस कर लिया। नीश मिड एंड स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स टॉप MF पिक्स इन सितंबर, बहुत बेसिक सी बात है, बट इन्होंने थोड़ी हेडलाइन के अंदर घुमा फिरा के दे रखी है। मैं एक बार पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि जो आपके टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक यूनिट होती है, उसके अंदर दो आपकी कंपनीज आती है बेसिकली। म्यूचुअल फंड एक होता है जो जिसके नाम पे पैसा रेज होता है, मतलब जो अपने खुद के म्यूचुअल फंड्स के ऑफर निकालेगा, एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर निकालेगा, उसको पैसा रेज करेगा, बट वो पैसा ऑन पेपर ट्रांसफर हो जाएगा एएमसी के नाम पर। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सॉरी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या होगा कि वहाँ पे सारा पैसा चला गया। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एसेट के मैनेजर्स बैठे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो सब बैठे हैं। तो दरअसल वो आपके जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आगे म्यूचुअल फंड की फॉर्म के अंदर, मतलब किसी भी स्टॉक्स के अंदर हो सकता है, गोल्ड के अंदर हो सकता है, रियल एस्टेट के वगैरह के अंदर हो सकता है, वो सब जो चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस तरह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड तो एक नाम की चीज़ रह जाती है एक पॉइंट के बाद। मेन तो आपका एएमसी होती है, जो यहाँ पे आपको नीचे भी दिख भी रहा होगा एएमसी, मैंने फिर जूम कर दिया, बट खैर एएमसी जो होती है वो आपकी मेन चीज़ होती है। तो हुआ क्या बेसिकली कि जो यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर बोल रखा है वो ये बोल रखा है कि म्यूचुअल फंड जो अभी के लिए टाइम पे जो चीज़ें पिकअप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसा देते हैं और वो स्टॉक्स के अंदर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो स्टॉक्स वो पिक करेंगे, क्योंकि सबके अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, तो उनको पिक करना पड़ेगा, तो जो वो पिक करेंगे उनके अंदर किसका प्रेफरेंस चल रहा है आज की डेट में, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उनके अंदर किसका प्रेफरेंस चल रहा है, तो ये इसके इन्होंने लॉजिक दिया पीछे और क्या बताया कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये सब है, तो इनकी तो वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इनका पहला लॉजिक ये है। दूसरा जो इनका पॉइंट कि किसके अंदर करोगे भाई, फिर तो किसके अंदर करेंगे, मिड और स्मॉल कैप के अंदर जिनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तो ये बेसिकली इस तरह से कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने बाय किस किस को करना चाह रहे हैं ये भी इन्होंने बताया। आपका मैक्स हेल्थ केयर, एचडीएफसी बैंक, खैर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लार्ज कैप है, बट फिर भी जो भी कहना चाह रहे हैं ऊपर, तो इस तरह से इन्फोसिस, आपके मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स वगैरह वगैरह, ये सभी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मतलब इसके पीछे लॉजिक यही है इनका कि लार्ज कैप कंपनीज या मल्टी कैप कंपनीज तो वो है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा अभी वो वैसी और वैल्यूड है आपकी, और इसकी वजह से हम मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को पिकअप करने वाले हैं। तो हमने देख लिया। अब टॉप एमएफ पिक्स का मतलब ये लिखा हुआ है कि टॉप एमएफ पिक्स हैं ये वाली कंपनीज, इस तरह से बेसिकली यहाँ पे रेफर किया हुआ है। तो इन सितंबर मतलब हाँ पिछले महीने पूरे में रही हैं ये। तो इस तरह से बेसिकली आपका, और इन्होंने 5 एएमसीज का नाम भी बताया कि किस किस स्टॉक को बाय करेंगे, सेल करेंगी, मतलब ये कर चुकी हैं, ऐसा नहीं कि उनका ओपिनियन है, ये करा है इन्होंने। कंप्लीट एग्जिट्स एंड फ्रेश बाय इन्होंने किया है। तो इस तरह से बेसिकली फ्रेश आईपीओ, फ्रेश बाय के अंदर तो काफ़ी सारे आईपीओज जो लिस्ट हुए हैं वो भी आपको देख सकते हैं। तो ये हमने पूरा जो है देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको। Now, FPI's brokers, global banks ask FinMin, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री टू फॉर T+1 वर्किंग ग्रुप। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका FPI का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स का मतलब वही ब्रोकर्स जैसे आप ब्रोकर्स के थ्रू ही बाय कर सकते हैं स्टॉक्स वगैरह, तो वो ब्रोकर्स, ग्लोबल बैंक्स आप समझ गए, जो ग्लोबल बैंक्स इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली वही होंगे। तो ये सब जो है बेसिकली इसके अंदर इन्होंने, इनकी एक मीटिंग हुई थी सेबी के साथ। तो सेबी के साथ किस लिए मीटिंग हुई थी कि T+1 सेटलमेंट के ऊपर। T+1 के ऊपर हमने बात की भी है वैसे पहले। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जब ट्रेड करते हैं, यानी कि जिस दिन आप ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं मंडे को करते हैं, तो मंडे से आपके ट्यूसडे तक आपकी पेमेंट सेटल हो जानी चाहिए किसी भी तरह, और आपके डीमैट अकाउंट के अंदर दरअसल T+1 डे के दिन आपके शेयर्स जो है आते हैं। जैसे आपका मंडे को दिन आपने ट्रेड किया तो आपके ट्यूसडे के दिन आपके शेयर्स जो है आपके अकाउंट के अंदर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि अभी इंडिया के अंदर T+2 सेटलमेंट चलता है, तो FPI वगैरह वाले ये बोल रहे थे पहले कि हमें जो है T+2 पे अभी कम से कम जनवरी तक हमें टाइम दो, हम जनवरी के बाद ही कम से कम शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो सिस्टम है जिस पे ये वर्क करते हैं उसके अंदर वो उन्होंने T+2 सेटलमेंट के हिसाब से प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो सब जो उन्होंने चेंज करने में टाइम लगेगा काफ़ी सारा, तो T+1 सेटलमेंट पे अडॉप्ट करने में इनको टाइम लगेगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पे वो कि जो मीटिंग हुई उसके अंदर से सेबी ने एब्सटेन कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग वापस से बोल रहे हैं कि T+1 वर्किंग ग्रुप को हमें बताओ कि मतलब T+1 वर्किंग ग्रुप मतलब कि जो T+1 कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इंडिया के अंदर उसके ऊपर काम कर रहा है। तो वो बेसिकली है पूरा कि T+1 वांट अ फॉर्मल वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू T+1। वही है कि आपका एक ऐसा वर्किंग ग्रुप बने जो इसके अंदर काम करे, मतलब जिसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट हो उसके ऊपर काम करे आपका। तो हमने जो ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो या T+1 सेटलमेंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। नो HCL टेक में, अच्छा मैं वापस से ये कर लिया यहाँ पे।
एचसीएल टेक में मूव पास्ट म्यूटेड क्यू टू ग्रोथ ऑन स्ट्रॉन्ग डील बुक। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। यहाँ पे डील बुक का मतलब ये होता है कि फ्यूचर डील्स जो है इस कंपनी ने कितनी ले रखी है। मान लेते कि कोई कंपनी है जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मान लेते पिछले 5 साल से कर रखा है, तो होगा क्या, मतलब उससे मान लेते कि हम 5 साल से तो कर ही रखा है पास्ट में, बट उन्होंने बोला कि आप कम से कम 5 साल और हमारे साथ ही काम करना, हमें आपका कम सर्विस अच्छी लग रही है, काम अच्छा लग रहा है। तो होता क्या है कि जो अगर आप नॉर्मल सेंस में देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार जब वो प्रॉफिट होगा, जब हमें रेवेन्यू आएगा, जब ही हम उसको अकाउंट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई अच्छा अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, वो उसी में उसको मतलब जो 5 साल में रेवेन्यू आने वाला है या कम से कम जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसको जो है आज ही एक अकाउंट बनाएगा, ऑर्डर बुक करके बोलते हैं, यहाँ पे डील बुक लिखा है, ऑर्डर बुक उसका रियल नाम होता है। ऑर्डर बुक में के नाम पे उसको जो है वो अभी से अकाउंट कर लेगा, और अगर जब वो एनुअल रिपोर्ट अपनी पब्लिश करेगा तब उसके अंदर वो भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि वो जो उसको 5 साल में ऑर्डर मिलने वाला है वो उसकी आज की मेहनत या पास्ट की मेहनत की वजह से हुआ है। तो दरअसल वो उस टाइम की मेहनत है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर के अंदर रेवेन्यू होने वाला है। तो इस तरह से बेसिकली मैंने वापस कर लिया बटा। तो इस तरह से बेसिकली डील बुक का कॉन्सेप्ट या ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर जनरली एक डील को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर डील कोई होने वाली है, मान लेते हैं आपने ऑर्डर बुक देखी किसी, जैसे मान लेते हैं एल की देखी, एल मतलब लार्सन एंड टूब्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी, सॉरी बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो आपने ऑर्डर बुक देखी मान लेते हैं 2018 की, तो आपने देखा कि 2018 के अंदर मान लेते हैं इनको 10 तरह के ऑर्डर्स मिले हुए थे। उसके अंदर आपको देखना है कि 2019 के अंदर जब इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी, उसके अंदर कौन से ऑर्डर इनको दरअसल सही में मिले, उसके अंदर से एक्चुअली में मिले, और उन्होंने कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करे, और आगे भी उनको कितना उस उन्हीं उन्हीं क्लाइंट से उनको कितनी डील्स मिली हुई हैं। तो ये सब जो चीज़ें आपको पास्ट में अगर कंपनी की गुडविल कैसी है जानना होता है तो ये इस तरह से देखनी होती है। अब नाउ एचसीएल टेक में मूव पास्ट म्यूटेड, अच्छा ये सब एनुअल रिपोर्ट के अंदर पूरा खुली मतलब पूरा ढंग से वो होता है, डिस्क्लोज्ड किया जाता है कि ऑर्डर बुक कितनी है, हमारी ऑर्डर वैल्यू कितनी है, वो सब जो क्लाइंट्स कौन है वो सब। तो बेसिकली इस तरह से एचसीएल टेक में मूव पास्ट म्यूटेड क्यू टू ग्रोथ। बहुत बेसिक सी बात है कि क्यू टू ग्रोथ जो इनकी पहले रही थी तो वो जो है उसको भी मूव कर सकते हैं, मतलब उससे भी आगे जा सकते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग डील बुक, मतलब इनकी डील बुक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेसिस पे ये हो सकता है। और एचसीएल टेक तो आपको ये आपकी मतलब टाटा ये आप देख सकते हैं, चारों कंपनीज के मैंने आपको कई बार बताया भी है, ये बिग फोर है आईटी के अंदर, ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक, इस तरह से। और ये माना ये जाता है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर सर्व करने की कोशिश करती है, और एचसीएल टेक जो है इंडियन क्लाइंट सबसे ज़्यादा सर्व करने की कोशिश करती है। खैर फिर भी ये मतलब एक ही सेक्टर के अंदर कंपनीज है जो इतना डिफरेंस नहीं होता है, ये भी बहुत ज़्यादा बाहर सर्व करती है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया, मैं जूम कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक है कॉन्स्टेंट करेंसी का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट करेंसी आप थोड़ा सा नाम से समझ रहे होंगे। सिंस क्या है कि ये चारों कंपनीज जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा सर्व करती हैं बाहर की क्लाइंट्स को, हमने पहले भी देखा था जो न्यूज़ थी कोल वाली न्यूज़ थी उसके अंदर भी देखा था। तो इसके अंदर होता क्या है, कांस्टेंट करेंसी हम लेके चलते हैं, मतलब कि क्या हुआ कि एक अगर मान लेते हैं एक साल के अंदर जो आपकी पूरी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, हर सेकंड फ्लक्चुएट करती है, तो एक साल में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। बट एक साल में अगर हमें अपनी ग्रोथ को मेजर करना है, रेवेन्यू को मेजर करना है, जो बाहर से हमें डॉलर्स में पेमेंट मिली उसको मेजर करना है, तो हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को लेना पड़ेगा, उसको हम पूरे साल पे अप्लाई करेंगे और हमें ढंग से जो चीज़ें मिल रही होंगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम पहले हमें $100 मिले, उसमें हर डॉलर की वैल्यू मान लेते हैं 70 रुपये थी, और आज के टाइम पे हमें $100 मिले उसकी 75 रुपीज़ वैल्यू है, तो उसमें जो है यहाँ पर 500 रुपीज़ का आपको डिफरेंस मिल रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पर डिफरेंस कोई है नहीं, आपको $100 की ही पेमेंट मिल रही है। तो आप जो है हर रुपी डॉलर रेट को जो है आप वे करते हैं, मतलब लेके चलते हैं एक साथ, और एक सिंगल रुपी डॉलर रेट पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं 73 रुपीज़ पर अगर हम आ जाते हैं, तो अब 73 को ही आज के $100 पे लगाएंगे और 73 को ही एक साल पहले के $100 के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये होगा, ताकि 7300 ही आपके दोनों जगह आपको मिल रहे हो। तो ये आपका कांस्टेंट करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। ये अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बाहर भी डील करती है तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो हमने जो मतलब यहाँ पे ये बोला क्यों है, ये बोला इसलिए हुआ है क्योंकि जो ग्रोथ होने वाली है वो कांस्टेंट करेंसी पे हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे बोला हुआ है।
और यहाँ पे ये बात जो कवर करते हैं, और एक बार ये वाला भी पेज एक दो न्यूज़ कवर कर लेते हैं। AUM ऑफ सच फंड्स टच 21,000 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2021, अप नियरली 10 फोल्ड इन 2 ईयर्स। बहुत बेसिक सी बात है, कौन से फंड्स हम देख रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं कि सच फंड्स दिखा है यहाँ पर, सच फंड्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स टेकिंग द FOF रूट फॉर ओवरसीज इक्विटी एक्सपोजर। FOF मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कम लोगों को पता होगा, मतलब अगर बाहर के स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करता है उनके अलावा किसी को ज़्यादा नहीं पता होगा। FOF का मतलब होता है फंड्स ऑफ फंड, यानी कि फंड ऑफ फंड्स कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि 2 फंड इन्वॉल्व होते हैं, एक इंडिया का और एक बाहर का। बाहर का फंड जो होगा वो क्या करेगा कि बाहर के स्टॉक्स जैसे US का मान लेते हैं, US के अंदर जो टॉप स्टॉक्स चल रहे हैं, जो भी स्टॉक्स चल रहे हैं, जो भी उसकी स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली कुछ मान लेते हैं 10-12 स्टॉक्स को पिकअप करेगा, जैसे आपका एप्पल, इन्फोसिस, गूगल वगैरह वगैरह, कोई भी स्टॉक पिकअप कर सकता है। तो वो जो है उनको स्टॉक्स को पिकअप करेगा और एक फ़ंड बना देगा। एक फ़ंड बना दिया, अब उस फंड में क्या होगा कि यहाँ का फंड जो होगा, इंडिया का फंड होगा, वो उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं जो इंडिया के अंदर है, वो उस म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं बैंक के थ्रू जो बाहर है, वो आपकी कंपनीज के अंदर, ग्लोबल कंपनीज के अंदर पैसा डाल रहा है अपना। इस तरह से आपका जो है पैसा ग्लोबल कंपनीज के अंदर जाता है मेनली। तो फंड ऑफ फंड का रूट लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, इन्वेस्टर्स टेकिंग द FOF रूट फॉर ओवरसीज सिक्योरिटी एक्सपोजर। यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो लोग बाहर का एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ का एक्सपोजर, जो कि पिछले टाइम के अंदर यानी कि जो आपका बुल रन चल रहा है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, तो इसके अंदर जो ही लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स, बाहर का एक्सपोजर, इक्विटी एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा FOF रूट को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी लगती है, आपका फसल नहीं होता, ज़्यादा हैसल नहीं होता है। क्योंकि क्या है कि मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करते हैं तो वो अपनी खुद की कमाई के लिए जो है आपका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेगा, मतलब कि सारे पेपर्स पे जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो सब वो खुद करेगा। जो भी आपके कहीं कहीं कोई अकाउंट खोलना है बाहर के किसी बैंक के अंदर, वो सब करना है, वो सब वो खुद करेगा, वो सब चीज़ें। और कोई गारंटी वगैरह देनी है कि हम पैसे लेके नहीं भागेंगे, वो सब जो है वो म्यूचुअल फंड के हाथ में रहने वाला है। तो इस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पे हुआ क्या है, AUM ऑफ सच फंड्स यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब आप नाम से पता चल रहा है वैसे तो कि मैनेजमेंट कितने एसेट वो मैनेज करते हैं, जो अपने फंड को पैसे दिए वो फंड कितने पैसे मैनेज कर रहा है आज की डेट में, वो सब। तो एमफी का डेटा है, एमफी का डेटा यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, मतलब एमफी का डेटा है। एमफी का मतलब क्या है, एमफी मतलब आपकी म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमफी। तो इनका डेटा ये कहता है कि AUM ऑफ सच फंड यानी कि जो FOF कराते हैं ऐसे फंड्स जो है उनका जो है मतलब उनका जो AUM है, आपका असेट्स है, वो 10 फोल्ड से बढ़े हैं 2 साल के अंदर अंदर 21,000 करोड़ रुपए आज के टाइम में पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका एज ऑफ सितंबर 2021 जो आपका लास्ट मंथ है। तो हमने जो है फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट, अगर आपको कैसा लगा आपको नीचे जो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो है अगर मतलब आप इसे फाइनेंस की वीडियो की तरह नहीं देखते हैं तो बहुत ही आपको मतलब लॉस तो नहीं कह सकता हूँ मैं, बट आपको थोड़ी रियल सेंस नहीं पता चलेगी। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ये मतलब वीडियो देखी आपने तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता चले, आपकी ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट हो गया, फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट हो गया, या और भी कुछ होंगे ऊपर। तो वो आपके जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में हमने एक दो बात की थी, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको पता चली। उसके लिए आप इसके लिए अगर आप अलग से वीडियो देखते जो आपका कॉन्स्टेंट करेंसी का वो था, उसके ऊपर अगर आप अलग से वीडियो देखते तो आपको वही फाइनेंस की वीडियो हो जाती हो। तो इस तरह से बेसिकली आपका इन्फोसिस प्राइस टारगेट्स रेज्ड बाय अप टू 20। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, इन्फोसिस के प्राइस टारगेट्स जो है, प्राइस टारगेट मतलब ये होता है कि अपर लिमिट कितना हिट कर सकता है एक एनालिस्ट, ये इतना कहता है, मतलब कि एक जैसे स्टॉक है वो इतना इतना मूव कर रहा है, तो एक अगर एनालिस्ट बोले कि इतना उसका टारगेट प्राइस है यानी कि इससे ऊपर जाएगा तो वो फिर नीचे ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा इसके बाद। तो ये उसकी हाईएस्ट लिमिट के आसपास टारगेट प्राइस बताते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मतलब अगर आप CNBC चलाते हैं तो पूरा दिन उनका काम यही है, जब ये वीडियो आती है 9 बजे के आसपास, तो तब तो एक प्रोग्राम चल रहा होता है पहला ट्रेड या पहला बाजार ऐसा कुछ चल रहा होता है, पहला ट्रेड ऐसा ही कुछ होता है। तो उसके अंदर तो बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ वो डिस्कशन करते हैं कि टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए इसका उसका ये सब वो सब। तो टारगेट प्राइस जो है ये होता है बेसिकली। यहाँ पे हुआ कि इन्फोसिस का टारगेट प्राइस काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने बढ़ा दिया है, 19% के आसपास से भी बढ़ाया आपका। बहुत बेसिक सी बात है वैसे तो, बट हमने जो है इसको पूरा डिटेल में कवर कर लिया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत ही बेसिक आर्टिकल्स वैसे रह जाते हैं इसके बाद, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है।
यहाँ पर ही है, मलपानी ग्रुप सबमिट्स ओवर 500 करोड़ बिड टू अक्वायर इमेजिका। इसमें क्या मुश्किल है आपका, मलपानी ग्रुप है, उसके वो बिड करना चाह रहा है, मतलब अक्वायर करना चाह रहा है, इमेजिका एक नाम से कंपनी है, उसको 500 करोड़ की उसने फाइनल बाइंडिंग बिड लगाई। मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मैंने आपके सामने ही पढ़ी है और मैंने आपको बता दिया। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही। इसके अलावा जो न्यूज़ बचती हैं वो थोड़ी सी ईजी उसकी बचती हैं। तो अगर आप कोई भी पढ़ते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर बताएं, जो मैं आपको जो पहले भी जिनको रेफ़र कर रहा था, अगर उन्होंने बोला था जो मेरे को अपनी इमेज को या स्क्रीन को स्टेबल रखना चाहिए एक आर्टिकल के बारे में बात करते हुए, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की है, मैंने को बताया भी है। तो वो अगर सही मैंने साइंस में गेट किया उस चीज़ को और उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो आप जो है नीचे ज़रूर से कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी और सजेशन ऐसा देना है तो आप नीचे जो है वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।